गुड आफ्टरनून बच्चों। तो देखो लास्ट टाइम हम लोग डिफरेंट मेथड देख रहे थे आर इक्विवेलेंट निकालने का, और उस पे शायद कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था ना लास्ट टाइम। तो होमवर्क में कोई डाउट है? चलो तो पहले होमवर्क के डाउट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बताना शुरू करो, क्या है डाउट? कल होमवर्क कौन से वाले इंटेक्स से दिया था? फोर्थ वाले से दिया होगा शायद। हाँ, फोर्थ वाले से। तो फोर्थ वाले में सेकंड क्वेश्चन में डाउट है। सेकंड क्वेश्चन सीम्स लाइक अ वेरी टफ क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे ट्रायंगल बना देंगे। लूप लॉ लगा के नहीं हुआ, लगा करना तो यही था यार। अब देखते हैं कि क्यों नहीं हुआ लूप लॉ लगा करके। इस लाइन में करंट कितनी दी है? 1 एम्पियर। यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ ई वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम का रेसिस्टेंस है, इधर की करंट है 1 एम्पियर, और इधर की करंट है 2 एम्पियर। तो अब अगर हम लोग लूप में घूमते हैं, मान लो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और ऐसे जा करके घूम करके वापस यहाँ पे आते हैं, तो क्या क्या लिख देंगे? पहले हम लोग किधर को जा रहे हैं? करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। जो आपको लूप में वैल्यू दी है बस वो यूज करना है, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का यहाँ पर ना। तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? -IR। आई कितना है? 1 इंटू आर कितना है? 4 ना, -IR। फिर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हैं तो +E। फिर इधर को आ रहा है, अब करंट रेसिस्टर में जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में ना, देखो करंट का डायरेक्शन बताया गया है। तो फिर से लगाएंगे -IR। इस बार यहाँ का रेसिस्टेंस है 3, -I/R। फिर बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं तो -10। फिर इधर जा रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव तो +5। फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -I/R। यहाँ का रेसिस्टेंस कितना है? 6 ओम का, बराबर 0। तो आयुष कुंबर जी, काफी टफ क्वेश्चन था, समझ आया क्या? नेक्स्ट बताओ बच्चों, सेकंड के बाद कौन सा है? थर्ड। आज तो लाइन लगा दिया तुम लोगों ने। इन द सर्किट shown
अबे श्रेयस शिंदे आज क्या मजे लेने के मूड में आया क्या? शिंदे जी, कैसे कैसे डाउट पूछ रहे हो तुम? इतने टफ टफ क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे सॉल्व होगा? I1 I2 निकालना है इसमें। तो क्या दिक्कत आ गई जिंदगी में? दिक्कत कहाँ पे आ गई भाई? श्रेयस, अनम्यूट करो भाई। ऐसे डाउट पूछ रहे हो तो लग रहा है कॉन्सेप्ट ही सब हिला हुआ है तुम लोग का। श्रेयस बेटा अनम्यूट करो। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन वो भी तो आपको दिया ही हुआ है, आपको बोल दिया गया ये I2 आ रहा है, इधर I1 जा रहा है। I2 आया और I1 गया, तो कितना इधर जाएगा? आया I2 गया I1, तो इधर के लिए अब कितना बचा है? I2 माइनस I1 बचा है ना, I2 माइनस I1। अब कितने अननोन है? दो अननोन है, I1 I2। एक बार इस वाले लूप में घूम लो, एक बार इस वाले लूप में घूम लो, हो जाएगा अपना काम। लूप में घूमना तो तुम्हें आता ही है। लॉकडाउन में कुछ नहीं तो लूप में ही घूम लो। कभी कभी तो यार पीछे ही मार देता हूँ मैं भी। चलो लेकिन क्या करें, अब आप तो हो गया ये। अगला बताओ। अबे अमन कुंबर, तुमको कोई दिन बहुत पीटने वाला हूं मैं। रात के 11 बजे फोन करते हो तुम हमेशा। कॉल करना रहे तो थोड़ा जल्दी किया करो यार। सही से देख जाके टाइम। 11 बजे मतलब तुमने 10 बजे किया था, 10 सवा 10 को किया था शायद मेरे हिसाब से कॉल। टाइमली कर लिया कर भाई, रात का वेट करता है कि रात हो जाने तो फिर करूंगा कॉल, फिर सर को नींद से उठाऊंगा। कुछ भी। तू अपने उसका वो टाइम सही से सेट कर। अगला बताओ। और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों। 9th क्वेश्चन। श्रावणी अभी तो तूने बोला था कोई नो डाउट, श्रावणी नहीं बोला था ना थोड़ी देर पहले? अच्छा, साक्षी ने बोला था। ये साक्षी श्रावणी सब एक ही टाइप का नाम, एकदम कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। तो देखो बच्चों, 9th में क्या है? मल्टी लूप सर्किट दिया है। मल्टी मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे लूप वाला सर्किट दिया है। इट इज नॉट नेसेसरी टू सॉल्व द एंटायर सर्किट, पहले ही बोल दिया भाई कि अमन पूरा सॉल्व नहीं करना है। करंट I2 इज क्लोजेस्ट टू, बस आपको करंट I2 की वैल्यू बतानी है। तो करंट I2 की वैल्यू कैसे बताओगे?
करंट कितनी आ रही है और कितनी जा रही है ये देख के ना। क्या आपके पास डायग्राम है? अब ये मल्टी लूप वाले का मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बस अपने काम वाला डायग्राम बना रहा हूँ। देखो इसमें बोला गया इधर को 7 एम्पियर की करंट आ रही है और इधर को 1 एम्पियर की करंट जा रही है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि अगर इधर को 7 एम्पियर करंट आई और इधर 1 एम्पियर करंट गई है तो इधर क्या होना चाहिए? आने वाली करंट है 7, जाने वाली करंट है 1, तो जाने वाली और 6 होगी तब ना मिलके टोटल बराबर हो जाएगा 7 के। तो करंट I2 की वैल्यू बतानी थी और जो आपने करंट I2 की वैल्यू निकाली और जो डायग्राम में दिया है दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो मतलब आप आंसर प्लस में बताओगे। अगर जो डायग्राम में डायरेक्शन दिया है और आपने लिया है दोनों सेम है तो आपने फिर डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, प्लस में आंसर बताओगे। और बताओ बच्चों, आज तो एकदम मजा ही आ जा रहा है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लो तुम लोग। बेसिक एडवांस मैथमेटिक्स लगाना पड़ जा रहा है सब में। तुम्हें भी मजा आ रहा है, क्या बात है। ठीक है बच्चों, आगे और मजे लेते हैं। और बताओ, और कुछ है बताने लायक? लग तो नहीं रहा आप बताने लायक है। एक्सरसाइज 1 में भी दिया था क्या होमवर्क? एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में बच्चों होमवर्क दिया कि नहीं अभी तक? नहीं, तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आज आपको भर भर के होमवर्क मिलने वाला है। वेरी गुड, बी रेडी फॉर एक्सरसाइज 1 टुडे। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के तरह तरह तरीके के बारे में। तो हमने क्या देख लिया? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के डिफरेंट मेथड्स। तो इसमें हमने पहला मेथड देख लिया, लिख दो डिफरेंट मेथड ऑफ फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो एक हमने देखा मेथड ऑफ राइटिंग पोटेंशियल। जिस मेथड का क्वेश्चन होगा अमन वही वाला मेथड अच्छा होगा। अगर मेथड ऑफ राइटिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन है तो अगर मेथड ऑफ सिमेट्री से तुम करने का ट्राई करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और मेथड ऑफ सिमेट्री का क्वेश्चन है और तुम मेथड ऑफ राइटिंग पोटेंशियल से करोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा कौन सा हुआ? जो जरूरत है वो लगाओगे तो अच्छा है। वेरी गुड अमन, अब समझदार हो गए तुम। तो मेथड ऑफ राइटिंग पोटेंशियल में तो आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन में समझ आएगा कि मेथड ऑफ राइटिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन है। प्लेन वायर देखना रहता है ना। अगर आपको कोई वायर दिख गई जिसमें न तो लगाया है रेसिस्टर न लगाया है बैटरी, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये आप लगाया गया है आपको बेवकूफ बनाने के लिए। बट तुम लोग अब बेवकूफ बनने वाले नहीं हो, तुम लोग तुरंत पोटेंशियल लिखोगे और सॉल्व कर दोगे। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ सिमेट्री। मेथड ऑफ सिमेट्री में क्या होता था कि जिन दो पॉइंट के क्रॉस हमें फाइंड करना होता था, उनको मिलाने वाली लाइन के अगर एक साइड का पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज है तो इसका मतलब है एक साइड को हटा के दूसरे साइड के सारे रेसिस्टेंस को हाफ कर दो और फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कर दो। ठीक है बच्चों, फिर तीसरा देखा था हम लोगों ने कनेक्शन रिमूवल मेथड। कनेक्शन रिमूवल मेथड में हमने क्या देखा था
कि हमें जिन दो पॉइंट के क्रॉस फाइंड करना है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन ड्रॉ कर दो। और अगर यहाँ पर कुछ ऐसा है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज है, तो वहां पे क्या होगा, ये जो मिरर होगा इसमें करंट भी इमेज में सेम दिख रही होगी। अगर इसमें आई दिख रही होगी तो इधर भी I1 दिख रही होगी, तो इसमें भी I1 दिख रही होगी। अगर इधर I2 दिख रही होगी तो उसके इमेज में भी I2 दिख रही होगी। तो आप समझ जाओगे कि जो भी करंट होगी इससे जो करंट आ रही है वो इधर जा रही है ना, इधर की करंट इधर नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये ऐसे ऐसे इमेज में दिखना है। तो मतलब यहाँ जो जंक्शन होगा उसको ब्रेक कर दो, इधर की करंट ऐसे भेज दो, इधर की करंट ऐसे भेज दो। और अगर इस लाइन पे कोई रेसिस्टर होगा तो उसमें भी करंट नहीं जा सकती ना, क्योंकि इमेज में जो करंट आएगी वो इधर दिखनी चाहिए इमेज में। अगर इधर गई तो फिर इमेज में करंट चेंज हो जाएगी। समझ आ रहा है कुछ बच्चों? सीडी लाइन पे कोई कनेक्शन आएगा वो हटा दोगे, कोई रेसिस्टर आएगा सीडी लाइन पे तो वो भी हटा दोगे। तो ये हमने देखा तीसरा मेथड, कनेक्शन रिमूवल मेथड। अब हम लोग चौथा मेथड देख रहे हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। बहुत मेथड है यार पार्थ, जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारे ऐसे आपको मेथड पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो व्हीट स्टोन ब्रिज, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, व्हीट मतलब क्या होता है बच्चों? गेहूं, वाह वाह क्या बात है। तो गेहूं को पहले पीस लेना है, आटा बना लेना है, फिर उसका पत्थर बना लेना है और फिर उससे ब्रिज बना देना है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अब देखो ये क्या है कि अगर मान लो आपके पास 5 रेसिस्टेंस हैं गेहूं के आटे से बने हुए, R1, R2, R3, R4, R5। अरे पार्थ क्या हुआ, तुम ब्रिज बनाने जाने वाले हो क्या? यहाँ नहीं रहोगे तो और कहाँ रहोगे, ब्रिज बनाने जाओगे? क्या करना चाहते हो जिंदगी में? तो देखो बच्चों क्या है कि अगर R1/R2, अगर आपका R1/R2 बराबर है R3/R4 के, तो वहां पे आप R5 को हटा सकते हो। क्यों हटा सकते हो? क्योंकि आप देखोगे कि अगर ऐसा है तो वहां पर इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल ना सेम हो रहा होगा ना, इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम हो रहे होंगे, V1 बराबर होगा V2 के। तो व्हीट स्टोन करके एक हमारे साइंटिस्ट साहब थे, उन्होंने ये बात बताई थी, इसलिए उनके नाम पे रख दिया गया है व्हीट स्टोन ब्रिज। अब इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा होगा। तो प्रूव करने के लिए आप क्या कर लो, मान लेते हैं कि इसको हमने कोई बैटरी से लगा दिया जो कि V वोल्ट की है। अगर इधर का वोल्टेज मान ले 0 और इधर का मान ले V, तो यहाँ का कितना बोलेंगे? V बोलेंगे। और यहाँ का कितना बोलेंगे? 0। है कि नहीं? अब देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों पोटेंशियल अगर सेम होंगे, या उल्टा मैंने बोला कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये आ जाता है ना, तो हम लोग यही अब चीज प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या ये रेशियो आ रहा है?
अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या ये रेशियो आ रहा है? तो आप देखो कैसे करो, एक बार इसके लिए जंक्शन लॉ लगा दो। ऊपर वाले के लिए अगर हम लोग जंक्शन लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? इसके लिए जंक्शन लॉ लगाना है तो क्या लिख दिया जाए? V1 माइनस वी ना V1 माइनस वी अपॉन में R1। जंक्शन को सबसे हाई पोटेंशियल मानेंगे और ऐसे लिखते जाएंगे V1 माइनस V2 अपॉन में R5 और V1 माइनस 0 अपॉन में R3। सही बात है बच्चों? जंक्शन लॉ में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? अब नीचे वाले पॉइंट के लिए ऐसे ही जंक्शन लॉ लगा दो। नीचे वाले पॉइंट के लिए जंक्शन लॉ लगाओगे तो क्या होगा? V2 पे भी जंक्शन लॉ लगा देते हैं। एकदम पांडा, तुमने एकदम सही जगह पकड़ लिया कि यही करना है। V2 माइनस वी अपॉन में R2, V2 माइनस V1 अपॉन में R5 प्लस V2 माइनस 0 अपॉन में R4। ठीक है बच्चों? पांडा जी की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दो बच्चों, तुम लोग आगे देखो। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इफ अगर V1 इक्वल टू V2 आ जाए तो वहां पर रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन आएगा? अगर V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा तो पहला रिलेशन क्या बन जाएगा? अगर हम मान लेते हैं कि V1 इक्वल टू V2 है तो उससे क्या मिलेगा? ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा ना। ये क्या बन जाएगा? V1 माइनस V अपॉन में R1 इक्वल टू माइनस V1 अपॉन में R3। इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा? V2 माइनस V अपॉन में R2 इक्वल टू माइनस V2 अपॉन में R4। सही बात है? इक्वेशन 1 से ये आ जाएगा और इक्वेशन 2 से ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब V1 V2 अगर इक्वल है तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को अगर हम डिवाइड करें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, तो क्या आ जाएगा? R2 बाई R1 इक्वल टू, सही कर रहा हूं ना? R1 के सामने R3 को रखना है, गलत हो गया, और R2 ये डिवाइड करके देख लो ना। R1 के सामने R3 रहेगा, R2 के सामने R4 ना, जब डिवाइड करोगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि व्हीट स्टोन जी ने बताया कि भाई V1 इक्वल टू जब V2 होगा तो वहां पे क्या मिलेगा? R1 बाय R2 बराबर R3 बाई R4। तो फिर इसका उल्टा भी होना चाहिए, मतलब कि अगर ये है तो ये है, तो उसका उल्टा अगर ये है तो मतलब वहां पे ये होगा। है कि नहीं बच्चों? अगर कहीं पे ये है तो उसका मतलब वहां पे ये हो जाएगा। आप ये रेशियो देखोगे, बच्चों समझ आया? तो जहां पे भी रेशियो मेंटेन हो रहा होगा, हाँ एकदम उल्टा प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम लोग V1 वाई इक्वल टू V2 कब हो रहा है? जब रेशियो इक्वल है ना। ये इक्वल जब हुए तभी ना ये रेशियो इक्वल आया है। तो इसका मतलब अगर ये रेशियो ऐसे इक्वल आ रहा है R1 बाई R2 और R3 बाई R4, तो वहां कब आ रहा होगा? जब V1 बराबर होगा V2 के। तो इसका मतलब अब आगे हमें जब व्हीट स्टोन दिया जाएगा तो हम उसको सॉल्विंग के लिए क्या करेंगे? पीजे पे यार मुझे एक बार बात याद आई। ये अपना एक श्रवण नवंदार वाला जो बैच था, एक बार वैसे उसमें कोई बात पे मैंने कोई पीजे मार दिया तो सारे बच्चे खड़े हो गए और तालियां बजाने लग गए।
2 साल पहले की बात है, क्लास की बात है। सबने मेरी जिल्लत कर दी भाई। तो तब से जोक का लेवल थोड़ा ऊपर उठाना पड़ा। अब यार इतनी तो बात याद नहीं कि किस बात पे ऐसा हुआ था। तो सब के सब खड़े हो गए एक साथ। या तो मुझे लगता है कि वो प्लानिंग करके आए होंगे, इतना तुरंत इंस्टेंटली कैसे दिमाग चलेगा कि सर ने पीजे मारा, सब खड़े हो जाओ। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, हाँ कुछ तो प्लानिंग के हिसाब से ही होगा। या पता नहीं, या तो एक दूसरे का फेस देखा हो फिर सब खड़े हो गए हो। और ये काम विजय सर के साथ भी किया है उन लोगों ने। विजय सर के भी जोक पे उन्होंने ये काम किया था। वो भी टेंशन में आ गए थे कि यार जोक का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ये रेशियो मेंटेन है तो हम लोग वहां पर R5 को हटा देंगे। ये R1, R3, R2। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि वाह वाह, मेरे जोक के ऑनर में लोग खड़े हो जा रहे हैं, वाह। मैंने तो उस पे भी और अच्छा ही जोक बना दिया। तो बाकी तो अब देखो, आगे तुम लोग कर ही सकते हो कि ये दोनों सीरीज फिर वो आपस में पैरेलल में। यार एक्चुअल में उस टाइम पे अपना वो जो ऑफलाइन ऑनलाइन का मिक्स चल रहा था ना, दिमाग खराब हो जाता था मेरा। आधा ऑनलाइन को देखूं या ऑफलाइन को देखूं तो मैं मजे नहीं ले पा रहा था यार पढ़ाने में। पूरा ऑफलाइन रहता है तभी सही से पढ़ाते बनता है। तो बच्चों देखो, अब आगे तो अब आप कर ही लोगे ना। अरे क्या बात है, डिसेंट तो हूं ही मैं यार। डिसेंट तो मैं हूं ही, बट कभी कभी थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। सूरज तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, कि अगर ऐसा हो जाए जल्दी। अब देखो बच्चों, जस्ट इग्नोर अमन कुंवर और आगे फोकस करो। कि देखो बच्चों, जो ये व्हीट स्टोन है, तो विश्वराज तुझे कैसा लगा था? तुझे लगा होगा ना कि कितने डिसेंट सर हैं। और ये अमन पता नहीं आज तक समझ ही नहीं पाया। अब देखो, ये व्हीट स्टोन के कुछ कुछ और भी फिगर्स होते हैं। स्कूल भी स्टार्ट हो गई तुम्हारे यहाँ? कौन सी जगह रहते हो तुम? होराइजन एकेडमी? अबे ये तो मेरे बगल में है भाई। होराइजन एकेडमी कहाँ शुरू हो गई यार? कुछ भी यार। अबे चमन, तू होराइजन के पास रहता है क्या? तू तो उधर रहता था ना कहीं, अटगांव नाका के पास में। कुछ भी बोल रहा है यार। ये मेरे ही मजे ले रहा है। कौन सा मैंने आईआईटी वाला किस्सा सुना दिया कि तेरी सोच बदल गई है मन?
तो तेरे घर के पास कब से होराइजन एकेडमी आ गई है? ये किसने बोला था होराइजन एकेडमी? चवन नहीं तो बोला है यार। चवन बोल रहा था मेरे घर की तरफ स्कूल शुरू हो गया, रहता है पथाड़ी। अच्छा अच्छा, ओके। आयुष कुंवर ने बताया। देखो बच्चों, ये जो डायग्राम है, ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज को ही रिप्रेजेंट करता है ना। इसमें इधर इधर का रेशियो अगर इधर इधर के बराबर है तो ये दो इसको हटा सकते हो। और इसको इमेजिन करने के लिए आप ऐसे सोचो। अरे यार, बैटरी खत्म हो गई। बच्चों 1 मिनट, आप इसको इमेजिन करो कैसे होगा। मैं चार्जिंग को लगा दूं यार, बैटरी खत्म हो गई। 1 मिनट। तो देखो बच्चों, इसमें अगर मान लो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। अगर मैं पॉइंट 2 और 1 को पकड़ के ना 1 को यही फिक्स रखूं और 2 को पकड़ के ऐसे वर्टिकल कर दूं इसके ऊपर ना, तो ये फिर से वही डायग्राम बन जाएगा। अगर 1 को मैं नीचे रखूं और 2 को घुमा के ऊपर कर दूं, तो आप देखोगे कि R1 अब ऊपर आ जाएगा और R2 नीचे आ जाएगा। R3 इधर साइड में आ जाएगा और R4 इधर आ जाएगा। हाँ, R5 फिर इधर आ जाएगा। ये कुछ इमेजिन हो पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको आप पकड़ के यही फिक्स रखो, इसको घुमा के सीधा ऊपर कर दो। आप देखोगे R1, या इसको भी थोड़ा सा नीचे करो, R1 को थोड़ा नीचे ले आओ, 2 को थोड़ा ऊपर ले आओ, तो यही डायग्राम बन जाएगा। तो ये सेम व्हीट स्टोन ही है ना। इधर इधर का रेशियो अगर इधर इधर के इक्वल है तो इसको हटा दोगे। इसको हटाते ही क्या होगा? ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज ना, यही होता है ना, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और फिर वो आपस में पैरेलल। ठीक है बच्चों, R5 को आप हटा सकते हो। फिर देखो एक और व्हीट स्टोन का डायग्राम होता है कि अगर
देखो ये डायग्राम भी व्हीट स्टोन को ही दिखा रहा है। कोई सोच पा रहा है कैसे? अगर मैं पॉइंट ए को पकड़ूंगा और बाहर को खोल दूं ना, इस पॉइंट ए को पकड़ के बाहर को खोल दूं तो R1 R2 इधर आ जाएंगे, R3 R4 इधर, और बीच में R5 आ जाएगा। बस बाहर जो रहता था उसको फोल्ड करके अंदर रख दिया गया है। तो ये भी व्हीट स्टोन ही है ना। तो ऐसे व्हीट स्टोन के 3 डायग्राम कई बार कोई सा भी आ सकता है ना, तो उस हिसाब से आप ध्यान रखो। व्हीट स्टोन के बाद अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। अगर कई बार दे दिए जाए सर्किट में, ये वाला इमेज नहीं हो रहा है। अगर देखो मैं R5 को हटा दूं तो क्या हो जाएगा? R5 को हटाऊंगा तो R1 R3 सीरीज में आ जाएंगे ऐसे, और R2 R4 सीरीज में आ जाएंगे। देखो यही होता है ना। अगर यहाँ देखो जब R5 को हटाते हो तो कौन कौन से सीरीज में आते हैं? R1 R3 R2 R4। वही चीज होगा ना, इनको जब हटा दोगे यहाँ से तो यही बनेगा ना, यही वाला डायग्राम बना हुआ है ना। R5 को हटा के सोचो तो सेम डायग्राम दिखेगा। तो सेम ही चीज है दोनों। और किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलें फिर आगे। देखो जो व्हीट स्टोन होता है, इसमें बैटरी करंट कहाँ से इंटर करती है? इधर से इंटर कर रही, इधर जा रही ना, यहाँ पे बैटरी लगाते हैं। अगर आप यहाँ पे बैटरी लगा दोगे तो फिर ये पूरा सिचुएशन ही चेंज हो जाएगा ना। अगर यहाँ बैटरी लग जाएगी तो क्या कभी दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो पाएगा? ऐसे बैटरी ए और बी के क्रॉस लगाना है ना। फिर नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं इनफाइनाइट रेसिस्टर प्रॉब्लम। अगर हमारे पास बहुत सारे रेसिस्टर दे दे सर्किट में, जैसे मान लो कुछ ऐसा, R2R R2R, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आपको पॉइंट ए और बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ये सेम चीज रिपीट होती जा रही है ना, फिर से R2R हॉरिजॉन्टल लाइन में R वाला और वर्टिकल में 2R, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हमें बताना है फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ट्राई करोगे बच्चों या मैं बताऊं? अरे वाह, निकाल ही दिया श्रवण ने तो। श्रवण अनम्यूट करके बताओ क्या किया।
मुझे क्या पता, मैंने भी सॉल्व नहीं किया है भाई, मैं तो क्वेश्चन तो रैंडम लिखता हूँ वैल्यू ना, मुझे नहीं पता, सॉल्व करके आंसर पता चलेगा। तू बता तूने क्या किया। सबके 11 r/5 ही आ रहे हैं। मतलब सबको करना आता है, कोई मेथड बताना चाहेगा। हाँ सर, मैं बताऊँ क्या? हाँ बताओ बताओ। हाँ सर, पहले है ना, मतलब ये इन्फानाइट है तो हमने फिर ये जो अपने सेकंड इसमें बनाया आर और 2r, वो हाँ हाँ। वो सीरीज में है तो फिर वो 3r आ जाएगा वो, मतलब अरे उनका कॉम्बिन। ऐसी बातें कर रहे हो तुम लोग, कौन सा यहाँ तुम्हें सीरीज दिख गया। सीरीज ये बोल रहे हो, ये दोनों सीरीज। हाँ मतलब उसका इन्फानाइट है ना, तो जो तो अबे जब आगे भी यहाँ पे भी आ रहा है, फिर 2r ऐसे इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो यहाँ पे भी तो आर बना है ना। तो जो इधर से करंट आएगी वो आगे नहीं जाएगी, यहीं पे चली जाएगी। नहीं सर, वो एंड तक ऐसा सोचो। हाँ तो एंड तक बार बार डिवाइड होती रहेगी ना, थोड़ी इधर जाएगी थोड़ी इधर, फिर आगे थोड़ी इधर, ऐसे इनफाइनाइट तक होता रहेगा ना। और सबने सेम ही आंसर बताए हैं, ये मैंने बोला ना, ये कहाँ तक जा रहा है ये सर्किट। ये इतना ही नहीं है भाई, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, और गिन के 4 निकाल, तुम लोग आंसर निकाल रहे हो। इनफाइनाइट है बच्चों, 4 रेसिस्टर थोड़ी ना दिया है। सबने फिर वही किया होगा, R2R सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज किया होगा। सबने यही किया बच्चों, क्वेश्चन नहीं समझे तुम लोग। क्वेश्चन में आगे भी ये इनफाइनाइट तक ये सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है ना, ऐसे इनफाइनाइट तक ये प्रोसेस रिपीट होता जा रहा है। लास्ट में भी क्या आया होगा, ऐसे कुछ R2R, ऐसे ये इनफाइनाइट के बाद ऐसा लास्ट में होगा। हाँ 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 सही पांडा, तुमने पकड़ लिया। मैथ में देखो आपने ऐसे सम किए होंगे, x=, या y=, रूट में क्या रहता था, रूट ऐसा x प्लस ऐसा कुछ रहता था ना, ऐसे सब रहते थे ना। तो अगर आप इनफाइनाइट तक ऐसे जा रहा है, तो अगर इस पूरे का आंसर y है तो इतने पार्ट का भी आंसर क्या होगा। अगर इस पूरे का आंसर y है तो इतने पार्ट का भी आंसर क्या होगा, y होगा। तो आप इसको क्या लिख देते थे, आप इसको ऐसे लिख देते थे, फिर y की वैल्यू सॉल्व कर देते थे। तो सेम वही हम लोग काम करेंगे। हम लोग यहाँ मान लेंगे कि मान लो ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूरे सर्किट का, ए और बी के क्रॉस कुछ x है। अब अगर मैं यहां से सोचूं, सी और डी से सोचूं, सी और डी के क्रॉस आगे के पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालूं, तो कितना आना चाहिए, एक्स ही आना चाहिए ना। इन दो पॉइंट के अबाउट अगर एक्स है तो सी डी से सोचूंगा आगे का, तो भी तो एक्स ही आएगा। एक छोड़ने से आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, सी डी के आगे का सारा पार्ट हटा देंगे, और वहां पर सी डी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगा देंगे। सीडी के आगे का पूरे पार्ट के बदले कितने का लगा दोगे, एक्स रेसिस्टेंस ना, सारा कुछ इक्वल टू एक्स के है ना। अब इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे और ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालोगे, और वो बराबर कर दोगे एक्स के। अब ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज, और वो फिर इसके साथ पैरेलल है कि नहीं बच्चों। ये दोनों पैरेलल, क्या बोल रहा हूँ मैं, उल्टा बोल दिया लग रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं। ये दोनों पैरेलल और उसका इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज। हाँ
दोपहर में कुछ तो इफेक्ट हो गया है। तो कितना आ जाएगा, 2r और x का आ जाएगा 2r इंटू एक्स अपॉन में 2r प्लस एक्स प्लस आर इक्वल टू ये सब बराबर किसके आएगा, x के। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हो जाएगा 2rx प्लस 2r स्क्वायर प्लस rx इक्वल टू 2rx प्लस एक्स स्क्वायर। सब कुछ सही लिखा ना? क्रॉस मल्टीप्लाई देख लो, सही किया है ना? तो 2rx कट गया है, x की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस आर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। 2r आ रहा है फाइनल आंसर। हाँ 2r आ रहा है, 2r आ रहा है, सही। आर स्क्वायर प्लस 8 आर स्क्वायर अपॉन में 2, तो यहाँ आ जाएगा r प्लस माइनस 3r। अब देखो माइनस लोगे तो आंसर निगेटिव में हो जाएगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R प्लस 3R बाई R 2, सॉरी। ना तो इनफाइनाइट वाले में हम ऐसे करते हैं, एक छोड़ करके मान लेते हैं आंसर x है और पूरे का भी आंसर x होगा, फिर ऐसे सॉल्व करते हैं। सब कुछ समझ आया बच्चों क्या क्या हुआ है? नोट कर लो जल्दी। R इक्विवेलेंट निगेटिव नहीं हो सकता, रेसिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता विश्वराज। रेसिस्टेंस तो रेसिस्टेंस है भाई, वो माइनस में नहीं होगा, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कितने हो गए अभी तक अपने? 5 हो गए ना, ये 5वां था। ये 3 4 5, हाँ ये 5वां था। अब हम लोग छठा मेथड देख रहे हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो देखो ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, बस ये विश्वराज यही आखिरी है, पार्थ से वाले यही आखिरी है। इतने मेथड है, परेशान हो रहे थे, तो फाइनली एंड पे पहुंच गए हम लोग। और साथ में ये जो आखिरी मेथड है, ये अमन कुंभर के भी क्वेश्चन का आंसर है।
कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। तो सबसे अच्छा मेथड यही मेथड है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये है अपना ब्रह्मास्त्र। पहले के टाइम में होता था ना, जब लड़ाई में कुछ काम नहीं आता था तो ब्रह्मास्त्र चलाते थे लोग। तो वैसे ही जब अपना क्वेश्चन में कुछ काम नहीं आएगा तो ये अपना ब्रह्मास्त्र है, फिर यही चलाना पड़ेगा अगर कोई भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अपन अब समझते हैं कि क्या है अपना ये ब्रह्मास्त्र। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, मान लो कोई भी सर्किट है, इसके अंदर बहुत सारे रेसिस्टेंस लगे हैं। आई एम बैक, बट फिर थोड़ी देर में फिर से डिस्कनेक्ट होगा क्योंकि लाइट गई थी, अभी शायद आई है या क्या, शायद कट हुई है, पता नहीं यार, चल रहा है ये इन्वर्टर में, समझ नहीं आ रहा। तो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों, हेलो। तो देखो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है हमारा, यार इन्वर्टर तो लगाया हुआ है लेकिन बिल्डिंग का इंटरनेट जाता है ना, जब लाइट पावर कट होता है तो पूरी बिल्डिंग का होता है, तो इसलिए राउटर बंद होके ही ऑन होता है। सोनू भैया को एकदम सही नाम बताया मैंने, सोनू भैया को भी कल ही बुलाया था। परसों दिक्कत हुई थी ना अपने को, कल दिक्कत हुई थी सुबह शायद, नहीं कल नहीं, परसों हुई थी दिक्कत। परसों दिक्कत हुई थी तो सोनू भैया को बुलाया था मैंने। तो सोनू भैया ने अपने भैया को बुलाया और फिर जाके सही हुआ था काम। यहाँ वाले का भी नाम सोनू ही है यार, विजय सर ने यहाँ वाले का ही बताया होगा यार तुम्हें, या तो इंटरनेट वालों का नाम ही रहता होगा सोनू। तो फिर देखो बच्चों, अब अगर हमें ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है ना, अंदर यहाँ पे बहुत सारे रेसिस्टेंस लगे, पूरा सर्किट नहीं बनाया कि हमने रफ डायग्राम बनाया, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम एक बैटरी कनेक्ट कर दें ना वी वोल्ट की, और अगर ये पूरे सर्किट के रेसिस्टेंस की वजह से यहाँ से आई करंट जा रही है, अब अगर हम इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर दें इसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से, और सेम पॉइंट ए और के बीच में आर इक्विवेलेंट लगा दें, और अगर इस ए और बी को फिर से बैटरी से कनेक्ट करें, तो अगर यहाँ पर सब रेसिस्टेंस ने मिल करके बैटरी से आई करंट फ्लो कराई है, तो यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट आया होगा वो भी उस बैटरी से कितना करंट फ्लो कराएगा, बताओ बच्चों। अगर सब मिल करके एक बी वोल्ट की बैटरी से आई करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसका इक्विवेलेंट भी कितना फ्लो कराएगा, आई फ्लो कराएगा। और हमें साथ में दिख रहा है कि ये बी बराबर यहाँ पे आई आर होगा, एक ही रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये चीज तो आ ही रही होगी, बी इक्वल टू आई आर। तो इसका मतलब अगर मैं बी बाय आई का रेशियो निकालूं तो वो क्या देगा मुझे, अगर मैं एक बैटरी को कनेक्ट करूं और बी बाय आई का रेशियो निकालूं तो वो मुझे क्या देना चाहिए, आर इक्विवेलेंट देना चाहिए। तो कभी भी दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा,
उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। पहले तो करंट फ्लो कराऊंगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब करंट फ्लो कराऊंगा सर्किट में, और फिर V बाय I का रेशियो निकालूंगा। तो अब इसको हम लोग एक एग्जांपल का यूज करके समझते हैं। एग्जांपल देखो क्या है। सपोज जीरोडे लिखो जल्दी। तो मैथ की क्लास अब तुम लोगों की जूम पे चल रही है या अनअकैडमी वाले कोई प्लेटफॉर्म पे ही चल रही है? क्या चल रहा है बच्चों अब? यूट्यूब लाइव चल रहा है? अरे वाह, सही है। तो एकदम फील आ जा रही होगी अब तो। यार विजय सर मेरे भी पीछे तो पड़े हुए हैं करने के। मेरे को जमता नहीं है यार कोई के यहाँ जाके पढ़ाना। तो विजय सर का बोलना है कि कुछ दिन पढ़ा देते हैं। देखता हूँ यार। तो देखो अब ये क्या है। अगर मान लो हमारे पास दो रेसिस्टर है, अब यूट्यूब पे लाइव के लिए यार 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, और भी बहुत नाटक है यार। टाइम वेस्टेज भी होगा यार। तरह तरह के लोग आएंगे, तरह तरह की फिर बातें होंगी। ऐसा नहीं है। कुछ नहीं लगता। हाँ वो 100 सब्सक्राइबर के बिना और भी कुछ ऐप होते हैं शायद, उसके थ्रू लाइव जा सकते हैं। हाँ हाँ, OBS वगैरह थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखता हूँ मैं। हाँ विश्वराज, OBS तो बहुत ही इजी है। विश्वराज भी ऐसे मजे ले रहा है, इजी है इजी है। और OBS का नाम पता चले कल ही सुना होगा इसने। मैंने भी परसों ही सुना है OBS का नाम। तो अब देखो बच्चों, मान लो हमें दो रेसिस्टेंस हैं और इसके क्रॉस R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अच्छा, अपलोड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो काम की बात बता रहा है विश्वराज। ये तो बात सही है कि ऐसे करूंगा तो मुझे फिर अपलोड नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ये भी दिक्कत है कि लाइट गई तो दिक्कत हो जाएगी। जितना लाइव चला रहेगा वो तो अपलोड हो जाएगा ना। यार यहाँ तो ये दिक्कत दूर हो ही नहीं सकती मेरे बिल्डिंग में तो। लाइट जाएगी ही जाएगी और वो इंटरनेट बंद होगा ही होगा, मैं इन्वर्टर लगा के रखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कि ये बेइज्जती कर रहा है अमन ना। मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये क्या बोलना चाह रहा है।
हाँ ये बेइज्जती चल रही है, अब मेरे को समझ आ गया। ठीक है बच्चों, हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे जैसे चल रहा है, कोई तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाला। तो देखो बच्चों, दो रेसिस्टेंस अगर लगे हैं, अब कोई टाइम पास नहीं होगा, हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अभी आज 1 घंटे में मेरे को बहुत कुछ पढ़ाने का टारगेट रखा हुआ है आज का। लास्ट क्लास में 15 मिनट टाइम वेस्ट हुआ था, आज टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी देखो। तो अगर दो रेसिस्टेंस लगे हैं, दो रेसिस्टेंस अगर लगे हैं और इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है, तो अभी कोई दिमाग नहीं लगाएगा कि अरे ये तो दोनों पैरेलल में है, वाह वाह ये तो सीधे R/2 हो जाएगा, ये क्या सर क्या बातें कर रहे हो आप। तो ऐसी कोई सोच नहीं रखेगा। अभी हम लोग मेथड समझ रहे हैं ना। तो ये मेथड क्या बोलता है कि जिन दो पॉइंट के क्रॉस R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, उन दो पॉइंट को आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दो ना, एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ से अगर I करंट फ्लो हुई, तो अगर मैं V/I का रेशियो निकाल लूं तो अपना काम हो जाएगा। R इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, V/I का रेशियो। अब देखो अगर यहाँ से I करंट फ्लो होके जाएगी और दोनों पैरेलल में है, तो करंट क्या होगी आगे, सेम सेम जाएगी या अलग अलग। अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है और इक्वल है, अच्छा इस बात का भरोसा है कि लाइव कर लूंगा, ओके। तू आधे से ज्यादा बातों में तो यार इधर उधर की बेइज्जती वाली बातें करता है यार। तो I/2 तो ये ऐड हो करके ये I हो जाएगा। अब हमें V/I का रेशियो निकालना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, कोई भी लूप में घूम जाओ जहां पे V और I का टर्म आ जाए। अब कोई भी लूप में घूमो जिसमें V और I आने चाहिए। इस लूप में घूमूंगा तो V आ पाएगा बच्चों, इस लूप में घूमूंगा तो V आ पाएगा, V और I चाहिए हमें तो नहीं आ पाएगा। मान लो मैं यहाँ से जाता हूँ और ऐसे घूम करके ऐसे आता हूँ, तो V और I आ जाएंगे ना दोनों। या तो आप यहाँ से घूम के इधर से आ जाओ, या यहाँ से जाके अंदर से आ जाओ, कोई भी एक रास्ते से आ जाओ जहाँ पे V और I आ जाए। तो ऐसे चलते हैं, ऐसे चला हम लोग, वाह वाह, घूम करके अपनी जगह आ गए। अब इधर आगे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस बी ना, पहले इधर को गए प्लस बी, फिर करंट के डायरेक्शन में आगे जाएंगे -I/2R। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो V/I का रेशियो कितना हो जाएगा, और अपना ये जो V/I है इसी को तो R इक्विवेलेंट बोलेंगे हम लोग। तो आ गया ना अपना R इक्विवेलेंट की वैल्यू R/2। क्या बोलते हो बच्चों, कैसा लगा ये मेथड। मजा आया, माशाअल्लाह। इम्पोर्टेंस तो पांडा तुमको ना, जब आधा घंटा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं समझ आएगा और इससे करना पड़ेगा तब तुमको समझ आएगा। बाकी मेथड बताओ, मेथड कैसा लगा, इम्पोर्टेंस पे ना जाओ। अभी ध्रुविल तुमको बताता हूँ मैं, रुको, मेरे मेथड की तुम बड़ाई नहीं कर रहे हो, अभी बताता हूँ तुमको। अभी तुम्हारे से सीधा आंसर पूछता हूँ, फिर देखता हूँ कौन बताता है सीधा मुझे। अब देखो, जब मुझे R इक्विवेलेंट निकालना था, जब मुझे R इक्विवेलेंट निकालना था, तो क्या मुझे दोनों रेसिस्टर में घूमना ही पड़ेगा, कोई ऐसी जरूरत लगी, एक भी ऐसे घूम गए तो भी काम हो गया। नहीं, अब तो तू डायरेक्ट ही बताने वाला है। तो अब आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखो, अब ध्रुविल, अमन और पांडा, ये तीनों हम लोगों को सीधा देख के आंसर बताएंगे, बिना करंट डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किए हुए। अरे बाप रे, दोनों में करंट क्यों इक्वल हो गई। अगर यहाँ आर आर थे तभी ना आंसर R/2 आना था। अगर R और 2R होते तो आंसर भी अलग होता, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होता। इसका नाम ही क्या है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अगर आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया सही से तो क्वेश्चन खत्म है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाया तो क्वेश्चन
नहीं खत्म हो पाएगा। अगर R और 2R होता तो आपको उसके अकॉर्डिंग करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता। एक बार करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फिर कोई भी लूप में घूम जाओ। ऊपर वाला क्वेश्चन समझ आ गया है ना? तो बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अब अगले क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, और अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाने के बाद तुम्हें करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ आ जाएगी। तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्यों बोला मैंने कि ये ब्रह्मास्त्र है। मान लो हमने एक ट्यूब के हर एक एज पे रेसिस्टर लगा रखे हैं, हर एक एज पे R रेसिस्टर लगा हुआ है। यार अगर YouTube लाइव पे वीजीएम सब ले रहे हैं तो उनको लाइट की तो बहुत दिक्कत हो रही होगी। हाँ लेकिन उनका घर पे है ना, तो बंगलों में तो दिक्कत नहीं आती, वो अपना लगा दिए होंगे इन्वर्टर, बच गए होंगे। ये बात तो सही है। इन्वर्टर तो मैंने भी लगाया, बट उनका बंगलो है तो वो डायरेक्ट उनका राउटर जो होगा उनके इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया होगा और बिल्डिंग में दिक्कत नहीं आती। हम भी कहे कहाँ वो भिलवाड़ा गांव में इतनी आसानी से लाइट चलेगा। राउटर मेरा ही है भाई, लेकिन वो उसने बिल्डिंग में कुछ तो कनेक्शन किया और उससे लाके कनेक्ट किया हुआ है। तो अब देखो बच्चों, इस यहाँ पे हर एक एज पे R रेसिस्टेंस लगा है, तो हमें बॉडी डायगोनल पे दो हमने पॉइंट दिए, एक इस कॉर्नर में इस कॉर्नर में ना, ये डायगोनली दो पॉइंट दिए हैं और इसके क्रॉस हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब इसका आंसर ध्रुविल, अमन और पांडा देख के ही बताएंगे। ध्रुविल बेटा क्या बात बोलते हो इसके बारे में, देख के क्या लग रहा है, कितना आना चाहिए इसका आंसर? करो करो पांडा, कनेक्शन रिमूवल मेथड से कर दो तुम। तो होपफुली कि अब इनके दिमाग में जो भी फिजूल की बातें चल रही थी वो निकल गई होंगी, और हम लोग, लैग तो आया क्या? अभी कोई लैग आया? हेलो बच्चों, लैग आया क्या कुछ? कैमरा तो सही हो जाएगा अभी। तो आप देखो, अब यहाँ पर ना तो आपको सीरीज पर दिखेगा ना पैरेलल दिखेगा, और पांडा ऐसे देख करके कुछ भी गलत आंसर बोल देगा, क्योंकि इसने अपने ईगो पे ले लिया, नहीं नहीं मैं तो बताऊंगा, तो इसने कुछ भी बोला R 2R 3R 4R, जो कि है हो ही नहीं सकता है। तो बच्चों अब हम लोग देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अब बैटरी तो बैटरी है, जितनी करंट वो भेजेगी उतनी ही उसमें वापस चाहिए भी, नहीं तो बैटरी नाराज हो जाएगी, काम नहीं करेगी फिर। अगर आई करंट गई है तो वापस आई करंट आएगी, मतलब यहाँ से अगर आई करंट एंटर की तो वापस भी कितनी करंट आनी चाहिए? आए, हाँ।
अपनी बैटरी इस बात में कोई कंप्रोमाइज नहीं करती कि भाई आई करंट भेजूंगी तो वापस आई नहीं मिला तो काम नहीं होगा भाई। अब अगर यहां से आई करंट आ रहा है, अगर यहां से आई करंट आ रहा है तो आने के बाद अब 3 रास्ते हैं, तो तीनों रास्ते क्या सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? यहां से हमें यहाँ पहुंचना है और यहाँ पे 3 रास्ते हैं ट्यूब में। एक ट्यूब में एज से इंटर करके, एक कॉर्नर से इंटर करके दूसरे कॉर्नर पे पहुंचना है, तो तीनों रास्ते सिमेट्रिकल दिखेंगे ना ट्यूब से। तो क्या हो जाएगा, करंट तीनों में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगी, इधर I/3, इधर I/3, इधर I/3 ना। सिमेट्री से आप बोलोगे तीनों में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। अब ऐसे इधर भी सोचो, अगर ये आई करंट यहाँ से निकल रही है और ये 3 रास्तों से करंट आ रही होगी, तो सिमेट्री से तीनों से कितना कितना आ रहा होगा ना। I/3 सिमेट्री से तीनों से आ भी रहा होगा ना यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से I/3 करंट आई और उसको अब कहाँ तक पहुंचना है, इस कॉर्नर तक पहुंचना है, सब करंट को जाकर के कॉर्नर तक पहुंचना है, फिर यहाँ से निकलना है। तो यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक इधर को एक इधर को, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे। तो ये यहाँ आने के बाद दोनों रास्ते सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है? यहाँ पहुंच गई I/3, सिमेट्रिकल है। तो अब क्या होगा, I/3 का आधा इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा आधा, तो इधर आ जाएगा I/6 और इधर भी चला जाएगा I/6। ठीक है बच्चों। सेम वे में इधर से जो I/3 आ रहा है ना, यहाँ पे I/3 आने के बाद इधर को चला जाएगा I/6, इधर को चला जाएगा I/6, और इधर से जो I/3 आया है वो इसमें इधर को आ जाएगा I/6 और इधर को आ जाएगा I/6। अब हर एक जगह देखो, इधर से I/6 आ रहा है, नीचे से I/6 आ रहा है, दोनों ऐड होके इधर कितना आ जाएगा, I/6 I/6 ऐड होके I/3 आ जाएगा ना। ऐसे यहाँ पे देखो, इधर से I/6 आ रहा है, इधर से I/6 आ रहा है, दोनों ऐड होके इधर I/3 आ गए। ऐसे यहाँ देखो, इधर I/6, इधर से I/6 ऐड होके I/3। तो ये आपने क्या किया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सारा खेल यहाँ पे किस चीज का है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन का है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सारा खेल किस बात का है कि क्या आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या करना है, कोई भी एक ऐसा लूप पकड़ो जिसमें V और I आ रहे हैं, कोई भी लूप ना, इससे मतलब नहीं है कि कौन कौन से रेसिस्टेंस आ रहे हैं, और सॉल्व कर दो। तो अगर मान लो मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, यहाँ से ऐसे जाता हूँ, फिर इस रास्ते से होते हुए ऐसे ऐसे होते हुए वापस आ जाता है। फिर से लैग आ गया। हेलो बच्चों, लैग नहीं है भाई विश्वराज। तो अब देखो क्या करेंगे, ये V वोल्ट की बैटरी लगाई थी ना यहाँ पर, तो हम लोग अब यहाँ से चलेंगे, पहले ऐसे इस जगह से चल रहे हैं, पहले ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए बाहर आ जाएंगे। तो क्या क्या हो जाएगा, पहले हम जब इधर को जाएंगे तो क्या लिखेंगे, +V है, +V, फिर आगे गए, फिर करंट के डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो -IR, फिर और करंट के डायरेक्शन में आगे जाएंगे -I/6R, फिर और एक बार करंट के डायरेक्शन में आगे जाएंगे -I/3R। अब यहाँ आने के बाद बाहर आ जाएंगे 0। तो ये कितना हो जाएगा, V = 5/6IR। तो V/I = आ जाएगा, तो ये हमारा R इक्विवेलेंट हो गया। समझ आया बच्चों? तो देखो, ऐसे 3 डायमेंशनल क्वेश्चन को करने के लिए, या फिर जहां कुछ समझ ना आए करने के लिए, हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करते हैं। हाँ, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में बस आपको ये समझना पड़ता है कि करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए।
तो अब ये आप नोट कर लो और ऐसा ही एक क्वेश्चन और कराता हूँ। करो अनम्यूट करो पांडा जी, क्या बोलना चाह रहे हो? अनम्यूट भी करो, एक बार वीडियो भी ऑन करो। नहीं सर, वीडियो बिना वीडियो ऑन करे मैं सुनने वाला नहीं हूँ। एक बार वीडियो ऑन करो बच्चों, देखो और अपना रिव्यू दो कि कैसा है पांडा का हेयर स्टाइल। पांडा ने बहुत ही जबरदस्त हेयर स्टाइल बना रखा है जो अब हमें देखने को मिलने वाला है। पांडा जी वीडियो ऑन करिए। फिर उसके बाद यार सही से लाइट ऐसे लग नहीं रही है, थोड़ा ऊपर उठाओ, कैमरा है क्या है? नहीं, मोबाइल ही है। मोबाइल को ऐसे सामने रखो, एकदम सामने लेके आओ मोबाइल को, ऐसे अपने लेवल पे, ऐसे लेवल पे ले आओ। हाँ तो बच्चों अभी तुम लोग देख पा रहे हो कुछ? यार इसने सारा स्पेक्स परेशान है यार। सर आपकी आवाज भावेश नहीं को आ कॉल रही। कर दिया यार, ये क्लास टाइम पे भावेश क्या कर रहा है? हेलो हेलो। हाँ अभी आई सर। हाँ बच्चों, तो बच्चों देख रहे हो, क्या बोलते हो, कैसा लगा तुम्हें पांडा का हेयर स्टाइल? पांडा ने अपना पूरा ऐसे करके पूरा बाल साफ कर रखा है, पूरा साइड से लेकर पीछे तक, और केवल ऊपर के साइड में एज ए कैप उसने थोड़े से बाल रखे हुए हैं, तो वो कैप की तरह यूज कर पाए। तो अब पांडा के हम लोग डाउट सुनते हैं। बताओ पांडा, क्या है डाउट तुम्हारा? सर उसमें वो अगर वो जो ऊपर का पॉइंट है, मतलब ये 1 मिनट है हाँ सर, मतलब ये वाला और हाँ ये और ये, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए ना, मतलब ये सिमेट्रिकल है ना इसमें, ये यहाँ से मतलब दोनों के बीच में ऐसे सिमेट्रिकल है ना। देखो ये पांडा जी कुछ बातें कर रहे हैं ऐसी जो अभी तुम लोग को समझ नहीं आएंगी। अब मैं वही अगला क्वेश्चन देने वाला हूँ ताकि तुम लोग को सिमेट्री का थोड़ा आइडिया लग जाए। इस क्वेश्चन में तुम लोग समझ तो गए हो, लेकिन कुछ बातों पे तुमने ध्यान नहीं दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दूंगा तो तुम्हारा ध्यान आ जाएगा उन बातों पे। तो पांडा, हाँ अभी जो तू बोल रहा है वो वैसा नहीं है। यहाँ पे देख, जो पोटेंशियल है, वो जो सिमेट्रिकल तीन रास्ते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, इन तीन का पोटेंशियल सेम है। हाँ यहाँ का सेम नहीं है। यहाँ से सोचेगा तो इसका, इसका और इसका, इन तीन का सेम है। हाँ ठीक समझा है, सर। तो अब हम लोग देखो, एक ये नोट हो गया बच्चों सबका। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा आपको सिमेट्री का और आइडिया लग जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो सब लोग लाइटली लेते हो, हाँ हाँ हो गया हो गया, लेकिन कुछ बातें नहीं क्लियर होती। देखो पिछली बार मैंने 2 पॉइंट लिए थे तो वो बॉडी डायगोनल पे थे, इस बार मैंने 2 पॉइंट लिए और वो क्यूब के, वो फेस डायगोनल पे हैं। समझो, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, मतलब नीचे वाले फेस के डायगोनली 2 पॉइंट लिए और इसके क्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, और हर एक पे रेसिस्टेंस आर है ना। अब वो लिख नहीं रहा हूँ, वो समझ जाओ, तो चलो बना ही देता हूँ, हर एक जगह आर रेसिस्टेंस। तो आपको ये सबका रेसिस्टेंस आर है ना, तो फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड, ये ट्राई करो बच्चों।
अब देखो बच्चों, एक चीज मुझे ये बताओ, जब आप यहाँ से करंट एंटर करेगा तो आपको अब सिमेट्री दिख रही है? जैसे पिछली बार सिमेट्री दिख रही थी, तीनों साइड सिमेट्रिकल दिख रहे थे। आपको एंट्री और एग्जिट दोनों को लेते हुए सिमेट्री सोचनी है ना। जब यहाँ से यहाँ जाना था तो तीनों रास्ते सिमेट्रिकल थे, लेकिन जब यहाँ से यहाँ जाना है तो नीचे के दो तो सिमेट्रिकल है, लेकिन ये अलग हो गया। इस रास्ते से करंट जो आएगी वो दो रेसिस्टर क्रॉस करके पहुंचेगी, इधर वाली भी दो रेसिस्टर क्रॉस हो गई, इधर वाली देख लो बहुत सारे रेसिस्टर से होते हुए आएगी। तो दो रास्ते सिमेट्रिकल होंगे, तीसरा सिमेट्रिकल नहीं होगा। समझ आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? अरे कैसे ब्रह्मास्त्र फेल हो गया भाई? पांडा धैर्य रखो भाई, कुछ भी फेल नहीं होने वाला। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग, फेल क्यों होगा? ये देखो चवन यार, थोड़ा ये हाई फाई बातें कर रही है। हाँ सर यू, अभी आता हूँ मैं, तेरी जो तूने बात बोली मैं उस पे आता हूँ अभी। तो देखो यहाँ से जैसे आई करंट आएगी तो इधर सेम करंट आएगी, इधर सेम जाएगी, इधर अलग करंट जाएगी, क्योंकि यहाँ से करंट को यहाँ आना है। सब जो भी करंट इंटर करेगी सबको घूम से के यहाँ से निकलना है ना। तो यहाँ से इधर से जो रास्ता है उसमें देखो दो रेसिस्टेंस पड़ेंगे, इधर वाले में दो पड़ेंगे, लेकिन इधर वाले रास्ते से आकर के यहाँ तक आना है, क्या दो मिलेंगे? तो ये दोनों रास्ते तो सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। समझ आया बच्चों? तो अगर मान लो यहाँ से आए करंट आया कुछ, तो जब यहाँ से आए करंट आएगा तो आई में से मान लो इधर को गया कुछ I1, तो इधर को भी I1 जाएगा, और बचा हुआ टोटल I-2I1 ऊपर को जाएगा। अब देखो जो एंट्री के टाइम में सिमेट्री हुई है वही एग्जिट के टाइम भी होगी। जैसे जैसे एंट्री के टाइम में होता है वैसे वैसे ही एग्जिट के टाइम होता है। तो इन दो रास्ते से कितनी कितनी करंट आएगी? इन दो रास्ते से कितनी आएगी और इस रास्ते से कितनी आएगी? बताओ बच्चों, इस रास्ते से कितनी आएगी? अरे बाप रे, अभी भी नहीं समझे सिमेट्री का? तो अनम्यूट करो जरा फिर। हाँ सर। हिंदी में तो तुम लोग यार जब निकाल दो समझा लेना। तो ये रास्ता जो है, इधर से जो करंट आएगी, हाँ वीडियो भी ऑन कराया जाए। नहीं हाँ सर, मेरा वीडियो होता भी ही नहीं ऑन करो तो और अच्छा समझाते आएगा। सर। वो वीडियो हैं? ही मैंने परमिशन ही नहीं दी जूम को। जूम को परमिशन क्यों नहीं दी? सर कभी भी ऑन हो जाता है मेरा वीडियो, हाथ लग गया ना तो। अरे दिख रहा है भाई, परमिशन का कोई नहीं है। सर नहीं सर, नहीं होता। मैं बोल देता हूँ परमिशन की, क्या बात कर रहे हैं? दिख रहने रहा तो है यार, सर, कैमरा तुमने अभी बंद कर रखा है ऐसा दिख रहा है। अरे हाँ यार ऐसे इसलिए। मत कर भाई। हाँ इसलिए नहीं, तभी तो मैं समझा पाऊंगा यार। तुझे अगर समझना है तो वीडियो ऑन करना पड़ेगा, तभी तो समझा पाऊंगा। कल पक्का ऐसे करता ना समझाते सर, नहीं आएगा यार। पक्का करता सर। हैं? कल करता ना वीडियो, बहाने आज बना रहा है रहने यार। कोई नहीं यार, वीडियो देख के, तेरा फेशियल एक्सप्रेशन देख के तो मुझे समझ आएगा कि मैं समझावा क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं। सर। वो सही में तू मेरे को जैसे मुंह बनाएगा वैसे देख देख के मैं समझाता जाऊंगा। सच ही नहीं हो अबे रहा यार है, झूठ बोलता है भाई। कसम से ना सर। अच्छा भाई, तो देखो यार क्या करे, किया जाए बच्चों। अब ये सुनने को ही नहीं रेडी है, दिमाग लगाता है। तो चलो बच्चों देखो, तो यहाँ से जो करंट आएगी वो ऐसे और ऐसे आ रही होगी ना, उसको रास्ते में दो ही रेसेस लेंगे ना।
इधर से जो करंट आएगी उसको भी 2 मिलेंगे, हालांकि I1 आएगा उसमें से कुछ करंट ऊपर चला जाएगा, हमें नहीं पता कितना जाएगा बट कुछ जाएगा, और फिर उधर बाकी इधर आ जाएगी। इधर से जो करंट आएगी उसमें से भी कुछ ऊपर चला जाएगा, बाकी इधर आ जाएगी। लेकिन इधर से जो करंट इंटर करेगी उसको आना यहाँ तक है, ये ध्यान रखो। तो अब यहाँ से आने के बाद क्या, जैसे इसके लिए 2 रेसिस्टेंस मिले थे, यहाँ से जो आ रही है उसको भी 2 ही मिलेंगे। देखो यहाँ से आने के बाद उसको ऐसे 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 करके पहुंचना पड़ेगा। तो ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता सिमेट्रिकल है क्या? नहीं, नहीं है, नहीं। अब इसके पहले तक यहाँ पे आना रहता था, जब यहाँ आना रहता था तो यहाँ से आके फिर ऐसे आके कुछ करंट आ रही है, कोई इधर से आके ऐसे आके, तो वो ऐसे जब देखोगे तो तीनों सिमेट्रिकल दिखेंगे। लेकिन जब ऐसे हाँ। देखोगे तो वो भी सिमेट्रिकल दिखेंगे, अच्छा, ये समझा, समझा, असिमेट्रिकल। समझा। हाँ, हाँ, समझा, समझा सर, समझा। थैंक गॉड। और कोई है बच्चों अभी ऐसा? जो सिमेट्री अब समझने में दिक्कत आ रही है जिसको? ज्यादा नहीं पूछता हूँ, नहीं 2-4 फिर बोल ही देंगे। तो वो 3D का क्वेश्चन है, थोड़ा तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो जैसे जैसे जाने में सिमेट्री जो आपने यूज की वही आने में भी यूज होगी। तो अगर टोटल आई करंट आ रही है तो इस वाले साइड से I1, जैसे जाने के टाइम में I1 गई थी तो इधर से I1 आएगी, और इधर से I-2I1 आएगी ना। एंट्री और एग्जिट के टाइम में सेम चीज फॉलो होगी। ठीक है बच्चों, एंट्री और एग्जिट के टाइम पे सेम चीज फॉलो होगी। तो इसका मतलब देखो, जो यहाँ से I1 करंट आ रही होगी वही I1 करंट इधर आ जा रही है, तो इसका मतलब इधर कुछ करंट जाएगी ही नहीं। इधर जो I1 आ रही है वो भी डायरेक्ट इधर आ जा रही होगी, इधर को भी कोई करंट जा ही नहीं रही है। तो इसका मतलब आप इस वाले पार्ट को सर्किट से हटा सकते हो। इन दोनों रेसिस्टेंस को आप सर्किट से हटा भी दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर करंट जानी ही नहीं। तो अब इसको हम लोग सर्किट से हटा देते हैं। अबे क्या हट गया? तो अब देखो यहाँ पर हम लोग ये इसको हटा देंगे। कभी भी क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको पता चल गया कि भाई कोई पार्ट में करंट नहीं जा रही है तो उसको हटा दो, फिर आगे का सोचो, तो अपना सोचना आसान हो जाएगा। तो तुम लोग अगले डायग्राम में बना लेना नया डायग्राम, मैंने इसी में हटा दिया है ना। आप लोग नया डायग्राम बनाओ ना जिसमें ये 2 रेसिस्टर हटा दो। अब आपको कुछ दिख रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए? ये दोनों किस में दिख रहे हैं? बच्चों ये दोनों किस में दिख रहे हैं? अब हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन को सोचना ही नहीं, अब ये सीरीज पैरेलल से ही सॉल्व हो जाएगा। सीरीज ये दोनों में किस में है? ये दोनों भी किस में है बच्चों? सीरीज। और वो दोनों आपस में, ये पूरा 2R और ये 2R, वो आपस में पैरेलल ना, ये 2R और ये 2R। अब इधर का देखो, ये R, ये R और ये R, ये दोनों किस में है? बताओ बच्चों, ये दोनों किस में है? सीरीज। ये दोनों भी सीरीज। और ये दोनों आपस में, ये 2R और ये 2R आपस में किस में होंगे? पैरेलल में ना। तो अब मैं इसका एक दूसरा डायग्राम में दिखा देता हूँ, जिनका जिनका इक्विवेलेंट आ जाएगा
मेरे को तो हर बार दूसरा ही डायग्राम कॉपी पेस्ट कर लेना था, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ। तो देखो बच्चों, अब इसमें अब देखो ये दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2r 2r। इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दो 2r वाले पैरेलल में तो r आ जाएगा ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इन दोनों को हटा करके, इन दोनों को हटा के इनका इक्विवेलेंट लगा देंगे। यहाँ पे अब एक रेसिस्टेंस आ जाएगा R वाला। तो अब ए बी क्रॉस देखो, ए और बी पॉइंट के क्रॉस क्या क्या है, एक 2r लगा है, 2r है, और एक 3r लगा है ना, r r r, ये तीनों सीरीज में। ए और बी, ए वाले पॉइंट और बी वाले पॉइंट के बीच में 2r और 3r। समझो बच्चों, ए और बी पॉइंट के बीच में एक 2r लगा है, एक 2r लगा है, और एक और 3r लगा है। तो ये सब किस में हो जाएंगे, तीनों पैरेलल में आएंगे ना, तीनों के लिए वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, 2r का सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा r, फिर वो वाला r 3r के साथ पैरेलल में है, तो r और 3r पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3r इंटू r अपॉन में 3r प्लस r, तो आ जाएगा 3/4r। कुछ समझ आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये 3D का क्वेश्चन है, तो पहली बार तो दिक्कत आएगी थोड़ी आपको सिमेट्री वगैरह सोचने में। तो अब ये नोट कर लो, और थोड़ा मैंने आपका ये काम आसान करने के लिए 3D के क्वेश्चन को 2D में चेंज करने का एक तरीका सोचा हुआ है, मैं वो ऐसे भी बता देता हूँ, तो थोड़ा जिनको अभी भी 3D में सोचने में दिक्कत आई होगी उनके लिए आसान हो जाएगा। चलूं आगे, 15 मिनट ये मैं पढ़ा लूं, नोट करने का काम बाद में कर लेना। बस रफ में अगर कोई प्रॉब्लम दूं तो वो ट्राई कर लेना, पीडीएफ से नोट कर लो भाई। टारगेट तो मेरा बहुत पीछे छूट गया यार, टारगेट हो ही नहीं पाया अब बस यही है कि जितना पहुंच पाऊं, टारगेट तो अब दिख रहा है कि हो ही नहीं सकता। चलिए, आज 3D वीडी वाले क्वेश्चन है ना, तो इनको समझाने में टाइम लगता ही है यार, क्या किया जाए। तो अब देखो बच्चों, ये 3D के क्वेश्चन के लिए आप एक मेथड 2 सोच सकते हो, हर एक 3D में ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब आयुष कुंभर बोल तो रहे हो ऐसे कि उम्मीद ना हारो, और 4 बार पूछ डालोगे कि कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से जल्दी होगा सिलेबस। हिम्मत तो आधा तो तुम ही हरवा देते हो। तो देखो बच्चों, अब मैंने आपके लिए एक जबरदस्त मेथड एकदम सोचा हुआ है। हाँ मतलब ऐसे सरकास्टिक वे में बोला, समझ जाओ, मतलब जरूरी नहीं कि नाम लू ध्रुविल का तभी बात बनेगी, समझ जाओ कि जिसने भी बोला उसके लिए।
ध्रुविल की बेइज्जती करा देते हो यार तुम लोग। ऐसा नहीं है कि ध्रुविल की ही बात कर रहा हूँ, कभी कभी अमन की भी बात कर देता हूँ। तो देखो बच्चों, अब तो देखो, अब इसको आसान करने का एक तरीका ये है, यहाँ पे मैं इनको कुछ नाम दे देता हूँ। पी क्यू, या ए बी तो नाम है ही ऑलरेडी, यहाँ का नाम ए बी ऑलरेडी है, इस वाले कॉर्नर का नाम ए है ना, इस वाले कॉर्नर का नाम बी है, जिनके क्रॉस फाइंड करना है। बाकी का नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ध्रुविल दिल पे मत लेना भाई, मजाक कर रहा था। अमन तू भी भाई मजाक ही कर रहा था, 3D है यार, थोड़ी समझने में तो दिक्कत आती है, और वैसे भी ऑनलाइन में 3D समझाना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम एक चीज ये कर सकते हैं। वेरी गुड ध्रुविल, ध्रुविल जैसे बच्चे होने चाहिए एकदम, कितनी बेइज्जती कर दो लेकिन दिल पे नहीं लेंगे। तो देखो बच्चों, तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3D वाले प्रॉब्लम को हम लोग 2D में चेंज करेंगे। 3D वाले प्रॉब्लम को हम लोग 2D में देखो कैसे चेंज करेंगे। नहीं नहीं, कोई ज्यादा बेइज्जती नहीं हो रही है, इस चमन ऐसे ही भड़काने का काम कर रहा है। कोई बेइज्जती नहीं कर रहा ध्रुविल, हम लोग नॉर्मल बातें कर रहे हैं। मैं तेरी बड़ाई कर रहा था कि ध्रुविल ऐसा बहुत अच्छा बच्चा है। तो देखो बच्चों, ये क्या है, ये अब देखो 3D क्वेश्चन को कैसे डी में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ये जो ऊपर वाला स्क्वायर बना हुआ है ना, ऊपर वाले स्क्वायर को थोड़ा सा दबा दूं, हर तरफ से दबा दूं, छोटा कर दूं स्क्वायर को ना, और उसको नीचे प्रेस कर दूं, तो ये वाला स्क्वायर भी इसके प्लेन में आ जाएगा। समझो बच्चों, हर एक देखो, हर एक लाइन में आर रेसिस्टेंस है, ये हमें पता है। अब उसके लिए जरूरी थोड़ी कि हम इतनी लंबी लाइन ही बनाए, हम इस ई और एच के बीच में आर रेसिस्टेंस लगा है, वो हमें पता है। इसको मैं थोड़ा छोटा भी बना दूंगा तो भी ई और एच के बीच का रेसिस्टेंस तो आर ही रहेगा ना। जरूरी थोड़ी है कि पूरा उतना लंबा वायर बनाऊंगा तभी बोलूंगा ई और एच के बीच का रेसिस्टेंस आर है। मैं इसको थोड़ा छोटा करके भी सोच सकता हूँ, बट ये है कि ई और एच के बीच में आर रेसिस्टेंस लगा के ही सोचूंगा। तो मैंने इस ऊपर वाले स्क्वायर को पहले थोड़ा छोटा किया और ऊपर से दबा करके इसके प्लेन में ले आया। तो अब टॉप व्यू से मुझे क्या दिखेगा, अब मैं टॉप व्यू से देखूंगा तो, अब टॉप व्यू से देख रहा हूँ बच्चों ना, एक तो ये वाला नीचे वाला स्क्वायर दिख रहा होगा ऊपर से ना, ए बी सी डी, ए दिख रहा होगा, उसके डायगोनल में बी डी सी ऐसे दिख रहा होगा, और ए के ऊपर जो ई वाला पॉइंट था अभी यहाँ पे आ चुका है। ऊपर वाले को हमने दबा करके छोटा करके स्क्वायर को दबा करके नीचे वाले स्क्वायर के प्लेन में कर दिया। ए के देखो, ए और ई कनेक्टेड है ना, तो ए और ई को कनेक्ट कर दिया, ए और ई को यहाँ पे एक आर रेसिस्टेंस लगा के। और कौन कौन कनेक्टेड है, बी से जी कनेक्टेड है, तो ये वाला पॉइंट जी है, बी और जी को कनेक्ट कर दूंगा। फिर देखो एफ और सी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एफ है और ये सी, इसको कनेक्ट कर दूंगा। और ये एच और डी कनेक्टेड है, एच और डी। अब मुझे देखो किसके क्रॉस निकालना था, अब ये 2 डायमेंशनल फिगर आ गया ना, मुझे इन दो पॉइंट के क्रॉस निकालना है, ए और बी के क्रॉस, यहाँ हर एक जगह रेसिस्टेंस लगे हुए हैं।
तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर इन दोनों पॉइंट के क्रॉस निकालना है तो क्या मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि ये हमारा जिन दो पॉइंट के क्रॉस निकालना है उसको मिलाने वाली लाइन है, और एक साइड दूसरे साइड का मिरर इमेज है। क्या ये मिरर इमेज है बच्चों? ए बी को जो मिलाने वाली लाइन है उसमें एक साइड दूसरे साइड का मिरर इमेज है। तो मैं क्या कर दूं, अब इधर वाले साइड को हटा के उधर वालों को आधा कर दूं, और ए बी वाले लाइन पे जो रेसिस्टेंस आएंगे क्या उनको आधा करूंगा? ए बी वाले लाइन पर जो रेसिस्टेंस आएंगे क्या मैं उनको आधा करूंगा? नहीं करूंगा। तो अब अगला डायग्राम कैसा बन जाएगा? अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके इसी में इरेज कर देता हूं और तुम लोग एक नया नया अच्छा डायग्राम बना लो। तुम लोगों को तो पार्ट बहुत डायग्राम बनाने पड़ेंगे, मेरा तो काम हो जाएगा ऐसे ही। तो मैं क्या करूंगा, अब ये नीचे वाला एक साइड हटा दूंगा। ऑनलाइन पढ़ाने के क्या मजे हैं, वाह वाह, माशाअल्लाह। तो अपना अब इतना रह जाएगा, ये आर रहेगा, ये आर रहेगा, बाकी सब कितने हो जाएंगे? r/2, सब बाकी सब आधे हो जाएंगे। इसके बाद क्या किया जाए बच्चों, इधर देख लो r/2 है, नीचे 3r/2 है, इधर r/2 है, नीचे 3r/2 है। तो क्या ये r1 r2 r3 r4 टाइप बन रहा है? सी में क्या मिटा दूं, सी है, अच्छा। अब आपको यह क्या यहाँ पे व्हीट स्टोन दिख रहा है? ये देखो ये कितना है, 3r/2, इधर r/2 नीचे 3r/2, इधर r/2 नीचे 3r/2। तो इधर इधर का रेशियो और इधर इधर का रेशियो सेम है, तो इसको हटा दूंगा। अच्छा अच्छा, ओके। तो अब इसको हटा देता हूँ, तो आप फिर से नया डायग्राम बनाओ। मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ और नई जगह पेस्ट करके कर लेता हूँ। ये तो बहुत ही दिक्कत हो रही है यार, ये पढ़ रहे हैं तुम लोग। तो बच्चों देखो, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि मेरा डायग्राम बन चुका है, और मैंने, अरे नहीं ध्रुवील, एडवांस में इतना टफ थोड़ी आएगा, ये सब तो बोर्ड वोर्ड में आता है। कहाँ तू एडवांस की बातें कर रहा है? अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा आगे, आगे क्या कर लेंगे बच्चों, ये पूरी लाइन का रेसिस्टेंस कितना है? r/2 ये पूरी लाइन कितने का हो जाएगा? r। और ये देखो r/2 r/2 r, ये पूरे लाइन का कितना हो जाएगा? r r, और ये भी पूरा r, 3r। r और 3r पैरेलल में है, तो अब इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? r और 3r अगर पैरेलल में होंगे तो r1 r2 और r1 प्लस r2, 3/4r। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप 3D क्वेश्चन को 2D में चेंज करके भी कर सकते हो, तो आपको सोचना आसान हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो भाई, किसी को कोई डाउट है अगर अभी तो पूछ सकते हो। व्हीट स्टोन का मतलब बताऊं क्या, कैसे वो आटे के स्टोन का पत्थर था?
ये देखो, ये r/2 है और ये देख कितना है, r और r/2 सीरीज में है ना, इधर कितना लगा हुआ है 3r/2, इधर r/2, इधर 3r/2, तो इधर का रेशियो कितना आएगा, r/2 और 3r/2 का रेशियो कितना आएगा 1/3। अब इधर का देखो, यहाँ r/2 लगा है और यहाँ 3r/2, तो इधर का भी रेशियो कितना आएगा 1/3। तो इसका मतलब ये बीच से हट जाएगा ना। थोड़ा मन की आंखों से देखो, डायग्राम को घुमा लो थोड़ा ना, डायग्राम को थोड़ा ऐसे घुमा लो तो ये सीधा हो जाएगा r/2, जो यहाँ है वो ऐसे आ जाएगा, फिर दिखेगा r1 r3, वो ऐसे ऐसे आ जाएगा, फिर समझना इजी हो जाएगा। और किसी को कोई दिक्कत परेशानी? स्क्रॉल अप कर लो भाई। तो देखो, एक क्यूब में हम 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बॉडी डायगोनल पे 2 पॉइंट लेकर के उसके क्रॉस पूछ सकते हैं, बेस डायगोनल पे 2 पॉइंट लेकर पूछ सकते हैं। अब और कौन से 2 पॉइंट बचे जिनके क्रॉस पूछ सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? क्यूब में और कौन से 2 पॉइंट बचे जिनके क्रॉस आर इक्विवेलेंट पूछ सकते हैं? एडजेसेंट पॉइंट, 2 एडजेसेंट पॉइंट के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना। वेरी गुड। तो अब अपना अगला क्वेश्चन वही है जो कि तुम लोग घर से ट्राई करके आने वाले हो। थोड़ा ऊपर, मतलब ये वाला पार्ट ना। अब मैं होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो ट्राई कर लेना। 2 नहीं 3 क्वेश्चन दूंगा, वो ट्राई कर लेना। अगली क्लास में हम लोग वो धड़ाधड़ डिस्कस करेंगे ताकि अपना जल्दी जल्दी हो जाए। हो गया नोट? होमवर्क दूं? बच्चों हो गया? होमवर्क देने तो यार पीडीएफ से लिख लेना भाई, पीडीएफ अभी आने वाला है तुम्हारे पास क्लास खत्म होते ही। तो अब ये क्वेश्चन नोट करो। यहाँ हर एक जगह पर रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो हमें मान लो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, इन 2 पॉइंट के क्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। हर एक का रेसिस्टेंस की वैल्यू आर है। ठीक है, एक तो ये कर लेना है। और एक क्वेश्चन है, ये सब अभी पीडीएफ से नोट कर लेना ना।
इसमें भी ए और बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। फिर एक और क्वेश्चन है, अगर मान लो आपको इनफाइनाइट ग्रिड दे दिया जाए, ये क्या है बच्चों, ये जो आपको ऐसे दिखाया गया है ये पूरा इनफाइनाइट तक ऊपर तक जा रहा है, नीचे तक इनफाइनाइट, राइट में इनफाइनाइट तक, लेफ्ट में इनफाइनाइट तक, नहीं ये हर जगह जा रहा है। मैंने यही सोचा है कि यार मंथ के लास्ट संडे को टेस्ट नहीं होगा तो एमटी लगा लिया जाए। अब इसमें देखो कोई भी 2 पॉइंट के बीच का रेसिस्टेंस आ रहा है ना, कोई भी 2 पॉइंट के बीच का रेसिस्टेंस आ रहा है, तो अगर हम इनमें कोई भी 2 पॉइंट ले लें और उनके बीच का हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पॉइंट। एनी टू एडजेसेंट पॉइंट मतलब अगल बगल वाले, कोई भी इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस या इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस, कोई भी ऐसे 2 पॉइंट के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये तो अभी मुश्किल है थोड़ा होना, बट आप ट्राई कर लो। ये कैसे भाई? अबे पांडा, तुमने जरूर ये गूगल पे सर्च कर दिया है। कैसे बताया तुमने? क्या तो तुमने पहले से ही वीडियो लेक्चर देख रखा है? अच्छा, ये केवीपीवाई के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले ही कर लिया था तुमने। ओके, ठीक है बच्चों, फिर ये तीनों क्वेश्चन कर लो और कुछ अभी मॉड्यूल से देखता हूँ होमवर्क देने का है क्या। 2 मिनट चमन, 2 मिनट बाद हम लोग बाय बोलेंगे। 2 मिनट तक के लिए लास्ट टाइम वाले इलस्ट्रेशन कुछ तो दिए हैं, अब मुझे याद नहीं कहाँ से तक दिए थे, तो 15 से लेकर के इलस्ट्रेशन 15 से लेकर के 27 तक पूरा कर लेना है। इन टेक्स्ट 4 में अगर कुछ रह गया है तो वो कंप्लीट कर लेना। और फिर अपना एक्सरसाइज 1 अभी तक होमवर्क नहीं दे पाया था, तो बस अब थोड़ा सा और दे दूं एक्सरसाइज 1 से। एक्सरसाइज 1 से फिर आपको थोड़ा सा और कर लेना है, 1 से 18, और उसके बाद बस थोड़ा सा और 31 से लेकर के 35 तक। बस बस बच्चों, खासकर धमकी दे रहा है कल पढ़ाना, क्या कल केवल डाउट ही बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बस अब आज के लिए इतना ही, ज्यादा लोड ना डालते हुए अब क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलते हैं सुबह सुबह। बाय बाय बच्चों।